एक छोटा सा गांव था जो मानो प्रकृति की गोद में बसा हुआ हो। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, बीच बीच में आम, नीम और पीपल के पुराने पेड़ और दूर पहाड़ियों पर लगे बादलों की छाया, सब मिलकर इसे एक स्वर्ग सा रूप देते थे। सुबह होते ही पूरा गांव जाग उठता। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू, फूलों की महक और दूर खेतों से आती गोबर की हल्की सी गंध घुल मिल जाती। गांव की मुख्य पगडंडी से थोड़ा हटकर एक टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी की सड़क पर कालू का घर था। ये घर कोई महल नहीं था, बस दो छोटे छोटे कमरे, एक आंगन और एक छोटी सी रसोई। छत पर पुरानी टूटी फूटी खपरेलें लगी थीं, जिनमें से बारिश के दिनों में पानी टपकता रहता। दीवारें मिट्टी की बनी थीं, जिन पर हर साल बारिश के बाद नई लकीरें बन जाती, जैसे कोई कलाकार हर साल नई डिजाइन बना रहा हो। घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा था, 20-25 आम के पेड़, जिनकी छांव में कालू की पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। कालू आम बेचता था। वह आम बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गरीबी की वजह से उसे अपने जीवन में कई कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता था। आम ले लो, ताजे ताजे और रसदार आम। अरे भाई, यह आम कितने रुपए किलो है? भाई साहब, यह बाग से सीधा आपकी थाली में आए हैं, एकदम ताजे हैं। अरे बाप रे, इतने महंगे हैं आम। क्या तुम्हारे आमों में कोई कीमती हीरे जड़े हैं, या यह सोने के अंडे हैं जो तुम इतना दाम मांग रहे हो? इतने में तो मैं पूरा बाग खरीद लूं। भाई, यह अभी अभी बगीचे से तोड़ कर लाया हूं। शहद जैसी मिठास है। और वैसे भी अब तो आम के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं भाई, अगर 35 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। इतनी मिठास की मुझे जरूरत नहीं। 35 रुपए, यह तो बहुत ही कम है। भाई, इतने में तो मेरी मेहनत भी नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो तुम अपने आम अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वह पक्षी वहाँ से चला जाता है। आज कालू का एक भी आम नहीं बिका। पूरा दिन बीत गया और एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे कालू, क्या सोच रहे हो? नमस्ते सरपंच जी। हाँ हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? सरपंच के पूछने पर कालू उन्हें सब कुछ बता देता है। इन आमों की खुशबू तो पूरे बाजार में महक रही है। इसके आम तो सच में बहुत ही अच्छे और ताजे हैं। वो पक्षी ही नासमझ था। यह कालू तो बहुत भोला है। इससे दो मीठे बोल बोलो और अपना काम निकाल लो। सस्ते में ही इसके सारे आम लपेट लेता हूँ। ऐसा करो कालू, तुम मुझे यह आम 45 रुपए किलो के हिसाब से 8 किलो दे दो। आखिर मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी दे देता हूँ। ऐसा कहकर कालू मन में सोचता है, चलो, कम से कम सरपंच जी ने मुझसे बहुत ज्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा। बेवकूफ पक्षी, इन लोगों से प्यार के दो मीठे बोल क्या बोल दो, यह लोग अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। अजी सुनते हो, अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। बिजली, तुम यह क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। कालू वैद्य जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी कालू अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्य जी के पास पहुँच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है और वैद्य जी को अपने घर ले आता है। कालू, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है। यह सिर्फ एक खास दवा से ही ठीक हो पाएगी, मगर वो दवा बहुत महंगी है। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्य जी माँ को दवाई दे देते हैं और चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज सरपंच जी ने सस्ते में ही इसके सारे आम लपेट लेता हूँ। ऐसा करो कालू, तुम मुझे यह आम 45 रुपए किलो के हिसाब से 8 किलो दे दो। आखिर मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा।
ठीक है सरपंच जी, मैं अभी दे देता हूँ। ऐसा कहकर कालू मन में सोचता है। चलो कम से कम सरपंच जी ने मुझसे बहुत ज्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा। बेवकूफ पक्षी, इन लोगों से प्यार के दो मीठे बोल क्या बोल दो, यह लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अजी सुनते हो, अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। बिजली तुम यह क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। कालू वैद्य जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी कालू अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्य जी के पास पहुँच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है और वैद्य जी को अपने घर ले आता है। कालू, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है। यह सिर्फ एक खास दवा से ही ठीक हो पाएगी, मगर वो दवा बहुत महंगी है। वैद्य जी आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्य जी माँ को दवाई दे देते हैं और चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज सरपंच जी ने से काफी ज्यादा आम खरीद लिए थे, यह पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर खर्च हो गए। हाँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है बिजली। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं बचता, तो बिजली बोलती है, अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो बिजली, बस ऊपर वाला आज अपनी कृपा करें और मेरे सारे आम बिक जाए। कालू आम बेचने निकलता है, लेकिन शाम तक एक भी आम नहीं बिकता। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ से एक बूढ़ा कबूतर गुजरते हैं। कुछ दे दो बेटा खाने को, याद रखना बेटा, जो आज तू एक दाना निस्वार्थ भाव से देगा, ऊपर वाला कल उसे 100 गुना करके तेरी झोली में वापस डालेगा। क्या इस भूखे बाबा को कुछ दोगे? मुझे माफ कर दो बाबा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे भी नहीं है और ना ही घर में अनाज। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं कमाया है। बेटा क्या तुम मुझे यह आम दे सकते हो? घर में खुद भूखे पड़े हैं, पर यह बाबा बहुत कमजोर दिख रहे हैं। वैसे भी शाम हो गई है और यह आम बिकेंगे नहीं। इससे अच्छा है किसी के पेट में चले जाएं। जी बाबा, आप यह आम ले जाइए। बेटा अगर मैंने तुम्हारे सारे आम ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं बाबा, मैं कल दोबारा आम तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। बेटा मैं इतनी बड़ी टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? बाबा आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं इन्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। कालू आम की टोकरी उठाकर बूढ़ा कबूतर के साथ उनकी कुटिया तक पहुँच जाता है। धन्यवाद बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम टुनटुनी है। आज से यह चिड़िया तुम्हारी हुई। यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का संकेत है। जब तक यह तुम्हारे साथ रहेगी तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा, लेकिन ध्यान रहे इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर कालू टुनटुनी चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में टुनटुनी चिड़िया बोलती है, कालू आंखें बंद करके भरोसा मत करो पर मुझ पर करो। बूढ़ा कबूतर ने जो कहा उसका ध्यान रखना। मेरी सच्चाई किसी को मत बताना। इतना कहकर कालू टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ घर ले जाता है। कालू को खाली हाथ और साथ में चिड़िया को देखकर उसकी पत्नी बिजली हैरान रह जाती है। अजी सुनते हो, आप इस चिड़िया को कहाँ से लेकर आए हो? क्या आज भी कोई कमाई नहीं हुई? बिजली, यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है, ये टुनटुनी चिड़िया है और अब से यह हमारे साथ ही रहेगी। अजी, आप इस चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस चिड़िया को ले आए। इसका पेट कहाँ से भरेंगे? कैसी बात कर रही हो बिजली, भला यह छोटा सा पक्षी कितना खा लेगा? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। ऊपर वाला पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। कालू और बिजली बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से एक आवाज आती है। अरे कालू, क्या घर पर हो?
जरा बाहर तो आओ भाई। अरे मंटू भाई, आप यहाँ इस समय? हाँ कालू, वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था। घर पर बहुत सारे पकवान बच गए थे। मैंने सोचा गांव में सबको बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। यह लो, ताजे पकवान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने हमारे लिए इतना सोचा। अरे नहीं कालू, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। वैसे भी यह खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मंटू यह कहकर वहाँ से चला जाता है। कालू पकवान लेकर अंदर आता है। यह देखो बिजली, यह तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। आज तो हम सब स्वादिष्ट पकवान खाएंगे और ऊपर वाला के गुणगान गाएंगे। फिर वो सब मिलकर बड़े आनंद से खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह कालू फिर से काम पर निकलने की तैयारी करता है। बिजली, अब मैं आम बेचने बाजार जा रहा हूँ। तुम घर का और माँ का ख्याल रखना। तो क्या आप इस टुनटुनी चिड़िया को भी अपने साथ बाजार लेकर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? मैं इस चिड़िया को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता क्या? यह मेरा दोस्त है। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अपना ख्याल रखिएगा। कालू बिजली की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को साथ लेकर बाजार आम बेचने बाजार की ओर निकल जाता है। कालू की आवाज सुनते ही टुनटुनी चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और कालू के कंधे पर बैठकर अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगी। आओ रे आओ, मीठे आम खाओ, शहद जैसी मिठास हर दुख का नाश, जो एक बार खाए वो बार बार आए। चिड़िया को इस तरह गाते देख बाजार के लोग हैरान रह गए और कालू के ठेले के पास भीड़ जमा हो गई। अरे यह चिड़िया तो बड़ी होशियार है और गाना भी गा रही है। भाई कालू, इतना समझदार पक्षी जिस फल की तारीफ कर रहा है वो बेकार हो ही नहीं सकता। मुझे चखने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरे लिए 5 किलो आम तोल दो। लीजिए भाई साहब, अभी देता हूँ। देखते ही देखते कालू के सारे आम बहुत जल्दी और अच्छे दामों में बिक गए। कालू सब सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अजी, ये सब क्या है? आप इतने सारे कपड़े और सामान कहाँ से लाए? बिजली, आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है। यह सब टुनटुनी का ही प्रताप है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। कालू की कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। तभी एक दिन उनके घर भैरव नाम का एक पक्षी आता है जो कालू का पुराना कर्जदार था। यह लो कालू भाई, तुम्हारे पैसे जो मैंने तुमसे लिए थे मैं वापस करने आया हूँ। शुक्रिया भैरव भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए कालू, तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। भैरव पैसे वापस करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह मन ही मन कालू की तरक्की देखकर जल भुन रहा था। इस कालू के सारे आम चुटकियों में बिक जाते हैं और एक हम हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं पर कोई फल नहीं बिकता। जरूर इस चिड़िया में ही कोई जादुई राज छुपा है। रात होने पर भैरव चुपके से कालू के आंगन में आ जाता है और खिड़की के पास छुपकर खड़ा हो जाता है। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है। बिजली के कसम देने पर कालू बूढ़ा कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की सारी सच्चाई बता देता है। भैरव ये सब सुन लेता है। तो इसका मतलब यह है कि इस चिड़िया के हाथ में ही कालू के भाग्य की चाबी है। अगर मैं इसे चुरा लूं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। रात गहरी हो जाती है। जब सब सो जाते हैं, भैरव धीरे से खिड़की खोलकर अंदर घुस जाता है। वह टुनटुनी चिड़िया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। अब देखता हूं तुम्हारा क्या राज है, अब तुम मेरे होगे। जैसे ही भैरव चिड़िया को छूने की कोशिश करता है, टुनटुनी अपनी आंखें खोल देती है। ओए भैरव, जो पक्षी बुरी नियत से दूसरों के घर में झांकता है या चोरी करता है उसका भला कभी नहीं होता। यहाँ से दबे पाव निकल जा, वरना तेरा डर तुझे कभी सोने नहीं देगा। अरे यह चिड़िया तो बोल रही है, भागो यहाँ से। भैरव डर कर भागने की कोशिश करता है।
तभी आवाज सुनकर कालू की नींद खुल जाती है। कौन है? कौन मेरे घर में है? अरे भैरव, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई कालू भाई। मुझे लगा इस चिड़िया को चुराकर मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। भैरव, किसी और की किस्मत चुराने से अपनी किस्मत नहीं बदलती। किस्मत बाजार में नहीं मिलती, वो नियत और मेहनत से बनती है। आज से चोरी नहीं, ईमानदारी का रास्ता चुनो। तुम सही कह रहे हो कालू, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। भैरव शर्मिंदा होकर चला जाता है और कालू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।